दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की एक कहावत है कि जिन चावलों से भूत भगाओगे, अगर भूत उन्हीं चावलों में हुआ तो क्या करोगे। ये कहावत मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी किसी के साथ, कोई मजलूम के साथ कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है, कोई आपराधिक गतिविधि और घटना होती है, तो वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस के अलावा अभी तक कोई दूसरी एजेंसी नहीं है जिसके पास वो सहायता के लिए जा सके। ठीक है कि पुलिस में कैटेगरीज वाइज है कि आप अगर छोटे लेवल का अधिकारी नहीं सुन रहा है तो आप बड़े लेवल के अधिकारी के पास जा सकते हैं, लेकिन आपको जाना पुलिस के पास में ही पड़ेगा। सोचिए, एक आदमी पे जुल्म हुआ हो, उसको चाकुओं से मारा गया, उसे बुरी तरह जख्मी करा गया हो, उसे बेबस मजबूर कर दिया गया हो, जुल्म अत्याचार करा गया हो, उसके थाने में एफआईआर भी दर्ज करी गई हो, लेकिन उसके अपराधियों को गिरफ्तार ना किया गया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने काफी जुल्म सहा हो, काफी चोटें सही हो, काफी जख्मी हुआ हो, काफी खून बहा हो, और फिर जब वो ये देखे कि उसे मारने वाले बेधड़क अभी भी शहर की, मोहल्ले की, इलाके की गलियों में घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं, तो कितनी एक ऐसे व्यक्ति को तकलीफ होती है, कैसे वो मायूस होता है पुलिस वालों की इस प्रकार की गतिविधि और हरकतों से। हम बैठे हैं इस समय करोल बाग में, रैगरपुरा क्षेत्र के अंदर में, रैगरपुरा क्षेत्र में जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ पे ये राहुल कुमार है, जिसके साथ में अभी मई माह में 2022 के मई माह में एक घटना हुई, जून के माह में। अभी बताएंगे वो विस्तार से इस घटना के विषय में। ये उनके पिताजी नरेंद्र कुमार, ये उनकी माताजी मंजू कुमारी है। इनके साथ जुल्म की बात बताऊं तो दर्शकों, पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये राहुल कुमार जो आप देख रहे हैं, चूंकि घटना जून 2022 की है और इस समय हम अक्टूबर 2022 में बैठे हैं, तो काफी सारे घाव ठीक हो जाते हैं, कुदरती है ये तो। कि आप ये तस्वीर देखिए ये तस्वीर, आप ये तस्वीर देखिए, इसमें ये जख्म देखिए किस तरीके से है। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें जख्म देखिए किस तरीके से। आप ये वाली तस्वीर देखिए कि इसमें जख्म किस तरीके से। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये जख्म बना हुआ है। और आप एक और अंतिम तस्वीर और देखिए कि किस तरीके से इसकी पीठ के ऊपर बुरी तरीके से जख्मों का, बेहिसाब जख्मों के निशान पड़ गए। दर्शक को, खुदा ना खास्ता अगर आप में से किसी के बच्चे के हाथों में, उंगली में जरा सी चोट लग जाती होगी, तो वो माँ बाप मेरा दर्द जरूर महसूस कर रहे होंगे। कैसे जो इतने महीने से दर्द सह रहे हैं कि इनके बच्चे को तो बकायदा चाकू मारा गया, बुरी तरीके से मारा गया, जख्मी कर दिया गया लोहे के औजारों हथियारों से, और कोई भी चीज नहीं हुई। क्या नाम है आपका? जी, राहुल कुमार। राहुल कुमार, कौन से महीने में ये घटना हुई थी और क्या हुआ था, बताइए दर्शकों। जी, ये घटना 6 जून को हुई थी, 5 जून को। और मेरी मम्मी अपने मायके जाती है 15-20 दिनों के अंदर अंदर, तो अपने भाइयों से मिलने, यानी मेरे मामा जी से मिलने। तो उस दिन कुछ इनकी बात हो गई होगी, कोई जिद बहस या कोई झगड़ा हुआ होगा। तो मैं ऑफिस में था, तो शाम के टाइम मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ पर हो और सीधा घर आना, नानी के घर मत जाना, हमारी कोई ऐसी मतलब बहस हो गई है। और मेरी जो गीता मामी हैं उनसे बहस हुई थी, और गीता मामी के बच्चों से बहस हुई थी जिनका नाम अभिषेक और सिद्धार्थ है। तो अब मैंने उनको बोला कि चलो बड़ों का मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सिद्धार्थ और अभिषेक हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, कज़न हैं, तो मुझे रोज़ मिलते हैं, वो इधर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो आपके संबंध ठीक ठाक है? मेरे संबंध ठीक ठाक हैं। जी जी जी। फिर आगे? तो फिर मैं सोचा कि मैं उनसे बात कर लूँ, रोज़ तो मिलते ही हैं, मैं थोड़ा डांट दूंगा, प्यार से समझा दूंगा। शॉर्ट में करते हैं, जब आप उस घर में प्रवेश हुए तब क्या हुआ? जी, मैं जब घर पे गया उनके, तो गेट के बाहर गीता मामी खड़ी हुई थी और मुझे गुस्से से देख रही थी। मैंने उनको जाकर नमस्ते करी और मैंने कहा कि अभिषेक और सिद्धार्थ कहाँ पर है, जो भी बात हुई है मैं बात करने आया हूँ, क्या बात हो गई है। तो उन्होंने बड़ी गुस्से से मुझे देखकर कहा कि मुझे मारने आया है, चल अंदर चल, और मुझे पकड़ के अंदर ले गई, कॉलर से पकड़ के ले गई। तो मैं जाके देख रहा हूँ कि जैसे मैं अंदर गया तो गीता मामी चिल्लाने लग गई कि देखो हमें मारने आया है, देखो हमें मारने आया है। तो इतनी देर में अभिषेक और सिद्धार्थ अपने हाथ से, इतने मोटे कड़े पहनते हूँ, तो कड़ा निकाल के अपने हाथ में बांध कर मेरे सर पे मारने लग गए ज़ोर ज़ोर से। मुझे धुंधला दिखने लग गया, आधा बेहोश हो गया मैं जी। तो उतनी देर में उन्होंने मारना मतलब रोका नहीं, मुझे मारते गए थे। फिर जब मुझे थोड़ा बहुत, मैं अपने सेंसेस में आया, तो मैंने धक्का वगैरह दिया उनको, और जब धक्का मेरी गीता मामी और बच्चों को लगा, तो उसमें से एक छोटा लड़का है उनका, सिद्धार्थ, वो लोहे की बड़ी वाली कैंची लेके आया जिससे कपड़े काटते हैं। वो मुझे मेरे चेहरे पे मारा उसने, मेरे नाक के ऊपर, और मेरे कमर में भी उसने मारा होगा, बहुत तेज मारा था उसने।
तो मेरे निशान पड़ गए हैं उससे। फिर जब मुझे कोई मारेगा तो मैं अपने डिफेंस में धक्का दूंगा, मैं बोलूँगा। Obviously. तो उसको देखते हुए मामी और अभिषेक ने मेरे हाथ पकड़ लिए। अच्छा। सिद्धार्थ मेरे कैची मार रहा था। फिर जो मेरी गीता मामी है उन्होंने अभिषेक को कहा कि जाकर किचन से चाकू लेके आ। तो वो चाकू लेके आया अभिषेक, और उसने सीधा मेरे लेफ्ट हैंड के इधर शोल्डर पे मार दिया। जी। और एक बार नहीं, तीन से चार बार मारा ये जो था। हम निशान देख रहे हैं यही वाला निशान है जो आपको चाकू जी, मारा जी, है। यही। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे युवक जो कह रहा है वो ये कितना तथ्य है उसमें, ये तस्वीर में दिखाया गया है। जी आगे बोलिए। तो 3-4 बार उन्होंने मारा। तो जब लास्ट जब मार रहे थे तो उसमें से चाकू टूट के गिर गया। तो वो 2 मिनट के लिए तो शांत हो गए। फिर जब उन्होंने देखा कि मतलब मेरे लग गया है और मैं चाकू निकाल रहा हूँ, तो अपने घर से मतलब मुझे धक्का दे दे के मुझे मार रहे थे, घसीटते हुए ला रहे थे। फिर मेरा जब शोर सुना, मेरे छोटे मामा जिनका नाम विजय है, मेरी छोटी मामी जिनका नाम सविता और मेरी मासी जिनका नाम अनीता है, ये तीनों भागकर उधर आए, हमारी गैलरी में आए देखने कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने छूट छुड़ाव करवाया। वो तब भी मुझे मार रहे थे, मेरे हाथ पर, मेरे चेहरे पे घूंसे मार रहे थे, अंगूठी पहन रखी थी, उसकी वीडियो भी हमारे पास, गाली गलौज कर रहे थे। फिर मेरे जो बड़े मामा हैं जिनका नाम द्वारका प्रसाद है और छोटे मामा विजय, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन किया कि राहुल को चाकू मार दिया, जल्दी आ जाओ। तो वो आके देखे तो सीधा पुलिस को फ़ोन किया। तो हमने पुलिस आप को, लहूलुहान हुए पड़े थे जी, पूरे कपड़े आपके खून से भीगे पड़े जी, थे और आप लगभग आधी बेहोशी की अवस्था में थे। जी, और चारों तरफ आपके जिस्म पे जख्म ही जख्म, चोट ही चोट हाँ थे। जी, हाँ जी। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पीसीआर आई और मुझे नज़दीकी अस्पताल में ले गई मेरी पट्टी और मेरा एग्जामिनेशन के लिए। फिर उसके बाद ये सब मुझे बता रहे पुलिस आपको कौन से हॉस्पिटल में ले गई थी? ये कलावती हॉस्पिटल, अच्छा ठीक है। लेडी हार्डिंग कलावती। वहाँ पे आपकी एमएलसी हुई, जांच वगैरह हुई? जी मेरी। ठीक है। टाके लगे। फिर उसके बाद टाके लगे। कोई आईओ वगैरह, कोई पुलिस अधिकारी वहाँ पे आपसे पूछताछ करने के लिए उपस्थित हुए? जी, गौरव सिंह नाम है उनका। ठीक है। वो आए थे, जो भी हो जी। गौरव सिंह आए थे। उन्होंने मेरा पूरा स्टेटमेंट लिया और मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो उसका इंसाफ तुम्हें मिलेगा। प्रसाद नगर के थाने के आईओ हैं वो। तो वो मेरा स्टेटमेंट लेके चले गए। फिर जब वो लेके चले गए, फिर बाद में हम कुछ दिन बीत गए। फिर जब हमने उनको पूछा कॉल करके कि हॉस्पिटल ने आपको डिस्चार्ज कितने दिन में कर दिया था? अगले दिन किया था, सुबह किया था उन्होंने, सुबह दोपहर तक किया था, 11-12 बजे तक मुझे घर डिस्चार्ज। आने के बाद, थोड़ा ठीक होने के बाद आपने थाने के चक्कर काटे? जी बिल्कुल काटे थे, क्योंकि हमें रिस्पांस पे हमें कुछ इस चीज़ का कुछ उपाय नहीं मिल रहा था। आपको इतना जख्म हुआ, आपकी एफआईआर भी लिखी गई। एफआईआर की कॉपी कहाँ? थाने प्रसाद नगर थाने में लिखी गई इस युवक की एफआईआर की कॉपी है। एमएलसी भी एक ही मिल गई। इसमें एफआईआर नंबर 0267 है और ये 2022 को दर्ज करी गई है। प्रसाद नगर थाने का धन्यवाद इन लोगों की तरफ से कम थाने ने एफआईआर तो दर्ज करी। बहुत से मामलों में तो दिल्ली की आवाम को, लोगों को शिकायत है कि जी एफआईआर भी नहीं दर्ज होती, कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होती। लेकिन अब सोचिए इस माँ के दिल से, इस बाप के दिल से कि इनके बच्चों को बुरी तरीके से गुंडे मवालियों की तरह मारा जाए, बुरी तरीके से जख्मी कर दिया जाए और कोई कानून कार्रवाई नहीं। आप थाने में गए थे इस विषय में कि आपके लड़के को इतना घायल जख्मी करा गया, मारा पीटा गया, तो उससे संबंधित कार्रवाई करी जाए? कई बार गए सर जी। वो फोन नहीं उठाते, ढंग से बात नहीं करते। कार्रवाई चल रही है, इन्विटेशन चल रही है, वही ये देते हैं। अभी मैं छुट्टी पे चल रहा हूँ, इतने दिन बाद फ़ोन करते हैं, ढंग से बात कभी नहीं करते वो कि हाँ भाई ये कार्रवाई चल रही नहीं चल रही है। नरेंद्र कुमार जी, तो ये एफआईआर जो दर्ज करी गई उसके बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई, लेकिन कोई एक्टिविटीज नहीं। लड़का घायल हुआ पड़ा था, खून खराबे से हो, लेकिन इससे संबंधित किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और आपने थाने में फोन भी करे अधिकारियों को और साथ में गए भी कई बार, पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। चक्कर काट के थक गया मैं, दरियागंज भी गया था जी, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ से रिसीव करा के लाया, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। वो भी दिखाओ। ठीक है, रोको। दर्शकों, एक माँ जब एक बच्चा पैदा करती है तो आप खुद जानते हैं कि कैसे तकलीफ उठा के उसे पाल पोस के बड़ा करती है। जब वो बचपन में बाथरूम कर देता है तो औरत माँ
खुद उस गीले बिस्तर जगह पे सो जाती है और अपने बच्चे को सूखे पिलाती है। एक माँ वो तकलीफ उठाती है जब उसके बच्चे को जरा सी कोई चोट लग जाती है, खुदा ना खास्ता वो सीढ़ी से गिर जाता है, तो कैसे उसका हाहाकारी तकलीफ होती है। सोचिए इस माँ की तकलीफ को कि जब इसने अपने बच्चे को देखा होगा तो क्या कैसा इसके 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 दिल के ऊपर जुल्म बीता होगा कि जब इसने अपने बच्चे को बिल्कुल घायल चाकू वाकू चीजों से, लोहे से, खून कान से लहूलुहान देखा होगा। मुझे मंजू जी बड़ा सख्त अफसोस है, लेकिन कैसे ये नौबत आई, क्यों इस बच्चे को जो है वो आप ही के रिश्तेदारों ने मारा, इस विषय में दर्शकों को बताइए। मैं हमेशा अपने पियर में जाती हूँ 15 दिन में 20 दिन में। अब जब से मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई है मैं 1 महीने में जाने लग गई, और हम 2 बहनें हैं, हम दोनों बहनें एक साथ जाते हैं। अब वो मैं गई तो उस दिन मेरी भाभी जो बड़ी वाली गीता भाभी है उसका थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा है, तो वो कभी बोलती है कभी नहीं बोलती, लेकिन बड़े भैया हैं वो हमें बोलते हैं कि आप इसकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, आ जाया करो। फिर भी हम जाते हैं, पर उस दिन हम गए तो हमसे वो बोली नहीं। फिर मैं बोल के अपनी छोटी भाभी के घर चले गई। फिर जब मैं ऊपर गई तो उसने सिद्धार्थ को, अपने छोटे बेटे सिद्धार्थ को पीछे भेज दिया। फिर उसने हमें गाली गलौज करी और हमें घर से निकलने के लिए धमकी दी कि तुम नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसको जैसे तैसे करके छोटी भाभी और बड़े भतीजे सुमित ने नीचे भेजा। फिर वो नीचे गया और गीता भाभी को बुला के लाया और उसने हमें कैंची से वार करने की कोशिश करी। फिर उससे भी हमें सुमित और छोटी भाभी ने बचाया और उसने बोला नीचे जाओ। फिर जब वो नीचे गई, फिर शाम को हम अपने छोटे भाई के साथ बात करने गए थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने एक भी हमारी नहीं सुनी और उसने धक्के दे दे के हमें घर से निकाल दिया। तब मैं अपने घर आ गई और मेरी बड़ी बहन अनीता वो वहीं रह गई। फिर जब मैं घर आ गई तो मैंने अपने बेटे राहुल को बोला कि बेटा ऑफिस से सीधा घर पे आ जाना। ये शाम 5 बजे की बात है जब मैंने उसे कॉल करा था। तब लड़का वो 6 बजे उसने बोला कि मैं कोई बात नहीं, सिद्धार्थ और अभिषेक से बोलती जाइए, सिद्धार्थ और अभिषेक से पूछने जाऊंगा कि ऐसा क्या हो गया जो तूने इतना कुछ बोला है। तो ये उधर गया और उसके बाद उसने बोला कि मामी मिल गई उसको बाहर, बड़ी मामी गीता मामी। उसने बोला कि सिद्धार्थ और अभिषेक कहाँ पर है। तो गीता मामी ने बोला कि तू लड़ने आया, तू मुझे मारेगा। और उसके बाद उसको खींच के अंदर ले गई और शोर शराबा करने लगी और बोली कि ये मुझे मारने आया, इसे मारो। तभी वह छूटते ही इसे मारने लग गए। वो कड़े पहनते, उस कड़ों से इसको वार करा और फिर इसको चक्कू वगैरह से घायल कर दिया। मुझे पता नहीं था। तभी मेरे बड़े भाई द्वारका ने फ़ोन करा कि इसको चक्कू वक्कू, इसको लड़ाई कर रहे हैं, इसको क्यों भेजा इसको। तभी मैं नीचे, छोटा भाई रहता है विजय कुमार, मैंने उसको फ़ोन करा कि मैं अभी आ रही हूँ, इतने में जल्दी ऊपर जा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देख। तब वो ऊपर गया तो इसको चक्कू लग चुका था और इसको मार रहे थे पकड़ के, तीनों के तीनों, गीता, अभिषेक और सिद्धार्थ। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब आपने अपने बच्चे को, इकलौते लड़के को जब देखा कि बुरी तरीके से लहू लुहान, पूरे कपड़े खून से भीग गए और बुरी तरीके से जख्मों और चोटों के निशान है, तो क्या क्या आपने करा, कहाँ लेकर गया? मैं नीचे जब मैं गई तो ये नीचे लहू लुहान पड़ा था मेरे छोटे भाई के रूम में। तभी मैंने इसको कपड़े से मतलब बांधा, इसका ब्लड बह रहा था। फिर मैंने पुलिस को कॉल करा 100 नंबर पे। फिर जिप्सी आई और फिर जब वो आए तो वो फिर उनको लेके गए थाने में और मेरे को लेके गए और इसको हॉस्पिटल लेके गए, राहुल को। जी। ये और इसको हॉस्पिटल में भेजने के बाद पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई आपके उन कथित रिश्तेदारों पे जिन्होंने इनको मारा पीटा कोई करी कि नहीं करी? ये ऊपर गए थे पुलिस वाले, हमारे सामने भी बात हो रही थी। मैंने बोला, जब मैं गई ऊपर तो वो सिद्धार्थ वगैरह अपना भी बयान दे रहे थे। तभी मैं ऊपर पहुंच गई तो मैंने आईओ को बोला कि इसने जो टी-शर्ट चेंज करके खड़ा हुआ है अभिषेक, तो उसने बोला कि कौन सी टी-शर्ट पहन रखा है। मैंने कहा ये वाइट कलर की टी-शर्ट पहन रखा था जब उसने वार करा। तो यूनियन आपको देख रही है, बहुत सारे वकील आपको देख रहे हैं, क्या डिमांड करते हैं आप पिता होने के नाते इस बच्चे के लिए? क्या इंसाफ चाहते हैं आप? इंसाफ से जो गुनाह जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। गुनेगार, ये दुख है कि जी बच्चा तो आपका लहू लुहान जख्मी पड़ा रहा, लेकिन जिन्होंने मारा उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो खुलेआम घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं जी। वो एक तरीके से जैसे उन्हें आजादी है कि वो इसको मारने के बाद तो हौसला अफजाई हो सकती है उनको। तो कि हमें सुनने में ये आया कि वो बच्चे बोलते हैं कि हमारा बाप के पास पैसा बहुत है, अच्छा बाप पैसा छुड़ा लेगा हमारे को, हमारा कुछ नहीं हुआ, देखो हम घूम रहे हैं, ऐसे बोलते हैं बच्चे।
अगर कानून सिर्फ पैसे वाले के लिए रह गया है तो वाकई इस कानून की अब कोई जरूरत नहीं। अगर कानून सिर्फ ताकत वालों के लिए रह गया है तो ये गरीब दुर्बल लोग कहां जाएंगे। हकीकत यह है कि ये लोग सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हकीकत यह है कि ये लोग कोई चीज की डिमांड नहीं कर रहे। इस मासूम बच्चे के लिए ये माँ बाप इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी की जिनकी जायज रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। हम आईओ सर से फोन करते हैं, हम हमेशा यही बोलते हैं सर कब तक उनको सजा होगी, लेकिन आईओ साहब हमसे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करते। हमेशा कहते हैं जी कर देंगे कर देंगे, कानून हमें पता है आपको नहीं पता। अब हम वाकई में हमें कानून नहीं पता। ताज़ा खबर दर्शक इस बात का हिमायती है कि वाकई पुलिस वालों के पास बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारे केस होते हैं, वो एक ही केस पे पूरा ध्यान नहीं दे सकते। ताज़ा खबर इस बात का पक्के तरीके से पक्षधर है कि वाकई दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करती। उन्होंने बहुत सारे काम करे, बहुत से बड़े बड़े अपराधियों को, बहुत से बड़े बड़े मामलों को सुलझाया भी है। हम सिर्फ यहाँ पे पुलिस वालों की बुराई करने के लिए नहीं बैठे। मैं खुद इस बात का हिमायती हूँ कि वाकई दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बेहतर काम भी करे। लेकिन दर्शकों, सिर्फ जिस बात के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, जिस बात के लिए हमारा चैनल आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेगा, ये बच्चा घायल हुआ, भले ही इसके अपराधी खुले घूट रहे, क्या एक पुलिस वाले का मामूली सा इस माँ बाप का ध्यान में रखते हुए ये फर्ज नहीं कि कम से कम फोन उठा ले। कम से कम एक पुलिस अधिकारी, अगर इनके अपराधियों को मान लिया जाए कि वो अमीर आदमी है और किसी लेन देन की वजह से वो उन्हें जेल में नहीं डाल रहा है, गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, मान लिया, लेकिन क्या फोन उठा के इनको झूठी सच्ची सतावना देने का भी अब नैतिकता नहीं रह गई। अगर किसी कारणवश पुलिस अधिकारी इसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है तो क्या एक नैतिकता भी एक पुलिस अधिकारी में नहीं रहेगा कि माँ बाप के दर्द को समझे। हम जिस बात के लिए पुरजोर विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वो ये कि कम से कम माँ बाप के दर्द तो पुलिस वालों को समझना चाहिए। मान लिया कि किसी वजह से उन्होंने अपराधी को गिरफ्तार नहीं करा, पर क्या इनसे बात करना, इनको सांत्वना देना, इनका फोन उठाना भी अब नैतिकता नहीं रह गई पुलिस की। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति इस तरीके से जुल्म का शिकार हुआ हो तो हमें जरूर इस नीचे लिखे नंबर पे बताएं। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।